तो एपिसोड की स्टार्टिंग में नरेटर हमें बताता है कि यह कहानी काल्पनिक है और इस वर्ल्ड में मौजूद सभी चीजें काल्पनिक है और अपनी आंखों के सामने जो तुम देख रहे हो वह एक आइडल का परफॉर्मेंस है। एक आइडल कितनी खूबसूरत हो सकती है इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, पर किसी भी आइडल की खूबसूरती उसका सबसे पावरफुल वेपन नहीं होता है। एक आइडल का सबसे पावरफुल वेपन होता है झूठ बोलने की कला। और अब हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो टीवी पर आई नाम के एक आइडल का परफॉर्मेंस देख रहा होता है। वहीं वह उसे डांस करते हुए देखकर काफी खुश हो रहा होता है और अब वह बोलता है कि आइडल ग्रुप बी कोमोची सबसे ज्यादा कमाल की है और इसे कमाल का बनाती है 16 साल की उनकी लीडर आई। इनके ग्रुप में कई सारी खूबसूरत लड़कियां हैं, पर आई के सामने सभी चाय कम पानी है। तभी पीछे से एक नर्स आते हुए रूम के लाइट को ऑन करते हुए बोलती है, डॉक्टर आप दोबारा से पेशेंट के कमरे में आइडल की डीवीडी को प्ले कर रहे हो। और अब हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर एक हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर है। तभी वह बोलता है कि मैं यहाँ पर खूबसूरती के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि कोई इंसान इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। नर्स बोलती है, तो सेंसे यह रिसर्च आप अपने घर पर कीजिए, हॉस्पिटल में नहीं। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है, आइडल आई काफी ज्यादा बीमार है और अब वह कुछ दिनों तक परफॉर्मेंस नहीं करेगी। अब सेंसे बोलता है, सच कहूँ तो मुझे आई पसंद नहीं, बस मैं उसके हर परफॉर्मेंस को देखता हूँ। और आज मैं तुम्हें सच्चाई बता ही देता हूँ, आज से कुछ सालों पहले मैं हर वक्त अपने काम में बिजी रहता था और मेरे लाइफ में कोई भी फन नहीं था, पर फिर मैं एक लड़की से मिला जिससे मिलने के बाद मेरी पूरी लाइफ बदल गई। वह 12 साल की एक छोटी लड़की थी जिसे कैंसर था और मेरी ड्यूटी थी उसकी देखभाल करना। और वह आई की बहुत बड़ी फैन थी और जब भी मैं उसके साथ रहता वह मुझसे बस आई के बारे में ही बात करती, पर मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। अब वह लड़की सेंसे को बताती है कि आई उसी के एज की है, पर वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और वह भी बिल्कुल आई की तरह बनना चाहती है। और अगर इस वर्ल्ड में पुनर्जन्म होता है तो अगले जन्म में उसे आई का चेहरा चाहिए। तभी सेंसे बोलता है, बकवास करना बंद करो, पुनर्जन्म जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। अब वह लड़की बोलती है, सेंसे आप सच में एक बोरिंग इंसान हो। क्या आपने कभी इस बारे में नहीं सोचा है कि पुनर्जन्म लेकर आप क्या बनना चाहते हो? सेंसे बोलता है, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है, तो मैं आखिर इसके बारे में क्यों सोचूं? जो सुनकर आई वहां पर उदास हो जाती है। तभी सेंसे बोलता है, इन सब चीजों के बारे में सोचना बंद करो, मुझे तुम पर यकीन है, तुम बहुत ही जल्द ठीक हो जाओगी और एक बार ठीक होने के बाद तुम खुद एक आइडल बन सकती हो। जो सुनकर वह लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सेंसे को गले लगाते हुए बोलती है, तो क्या आप इसमें मेरी मदद करोगे? सेंसे बोलता है, हाँ जरूर, पर इसके लिए तुम्हें 16 साल का होना पड़ेगा। यह सुनकर वह लड़की दोबारा से उदास हो जाती है और अब इसके कुछ दिनों के बाद ही वह लड़की सिराना वहां पर मर जाती है। अब सेंसे बोलता है, सिराना 12 साल की एज में कैंसर की वजह से मर गई और अगर वह आज जिंदा होती तो वह भी आई की तरह 16 साल की होती। और सिराना आई को काफी ज्यादा पसंद किया करती थी और वह उसके एक भी शो को मिस नहीं करती थी, इसीलिए उसके मरने के बाद भी उसकी जगह पर मैं आई के सभी शो को देखता हूँ। यह सुनते ही नर्स बोलती है, बहाने बनाना बंद करो सेंसे, मैं यहाँ पर सब कुछ जानती हूँ। सेंसे बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है मैं यहाँ पर सरीना का नाम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ? तुम्हारी सोच गलत है। अब सेंसे अपने एक पेशेंट से मिलने के लिए आता है और उसके रिपोर्ट्स को पढ़ता है। इस लड़की का नाम होशिनोआ है और यह 16 साल की एज में प्रेग्नेंट है, जो देखकर सेंसे परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, मुझे इस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और अब वह होशिनोआ के बगल में बैठे आदमी से बोलता है, तो क्या तुम होने वाले बच्चे के फादर हो? वह पर्सन मना कर देता है और अब वह पर्सन सेंसे को बताता है कि होशिनोआ एक चाइल्ड केयर सेंटर में पली बढ़ी है, पर वह होशिनोआ का गार्जियन है। और तभी होशिनोआ अपने कैप को हटाती है। तभी सेंसे देखता है कि वह कोई और नहीं बल्कि आई होती है, जो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी बगल में बैठा पर्सन बोलता है, सेंसे प्लीज हमारी यहाँ पर मदद करो, हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। उसी वक्त आई बोलती है, यह कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सेंसे आई को देखकर कमरे से बाहर चला जाता है। वहीं उसे अब अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। जिस लड़की को वह यहाँ पर पसंद करता था वह लड़की प्रेग्नेंट है और इस बारे में सोचकर वह परेशान हो जाता है। दूसरी ओर कमरे में वह पर्सन आई से पूछ रहा होता है कि आखिर उसके बच्चों का फादर कौन है।
पर आई उसे यह बताने से मना कर देती है। अब आई के सभी टेस्ट करने के बाद सेंसे उसे बताता है कि वह 20 वीक्स प्रेग्नेंट है और उसे ट्विंस बच्चे होने वाले हैं। जो सुनकर आई वहां पर खुश हो जाती है। तभी उसके बगल में बैठा पर्सन बोलता है, आई तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, वरना तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। तभी आई सेंसे से बोलती है कि अब उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए। अब हमें दिखाया जाता है कि सेंसे एक वेंडिंग मशीन के पास खड़ा होकर जूस पी रहा होता है और अब वह बोलता है, एक डॉक्टर के नाते मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। और अब वहाँ पर काफी देर तक सोचने के बाद सेंसे आई के पास जाकर बोलता है, यह फैसला तुम्हारा है और तुम यहाँ पर चाहे कोई भी फैसला क्यों न लो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और अब वह रूफटॉप पर खड़ा होकर इस बारे में सोचने लगता है। तभी वहाँ पर आई आती है और आसमान को देखते हुए बोलती है, इस जगह का आसमान कितना साफ है। टोक्यो में बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन है जिस वजह से स्टार्स नहीं दिखते हैं। तभी सेंसे बोलता है, तो तुम टोक्यो से यहाँ पर इसीलिए आई ताकि यहाँ पर तुम्हारी आइडेंटिटी को कोई न जान सके। आई बोलती है, तो क्या तुम मेरे बारे में जानते हो। सेंसे बोलता है, मेरी एक पुरानी पेशेंट तुम्हारी फैन हुआ करती थी। यह सुनते ही आई बोलने लगती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ओल्ड एज मैन भी मेरा फैन हो सकता है। तभी सेंसे उससे पूछता है, तो क्या तुम अपने आइडल का काम छोड़ने वाली हो। आई बोलती है, नहीं। यह सुनकर सेंसे परेशान हो जाता है। तभी आई बोलती है, वह उन बच्चों को जन्म देगी और साथ ही साथ अपने आइडल का भी काम करेगी। वह एक अनाथ आश्रम में पली बढ़ी है और उसकी कोई फैमिली नहीं थी, पर इन बच्चों के हो जाने के बाद उसके पास भी एक फैमिली होगी जिनके साथ वह खुश रह पाएगी। अब वहाँ पर आई की बात सुनकर सेंसे काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, जो सुनकर आई काफी ज्यादा खुश होती है। अब वहाँ पर देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। वहीं रोज सेंसे आई की मदद करता है और वह उसे फिट रहने की इंस्ट्रक्शन देता रहता है। वहीं पर आई काफी ज्यादा खुश होती है, जिसे देखकर सेंसे भी काफी ज्यादा खुश होता है। अब डिलीवरी का दिन आ जाता है और अब सेंसे आई को एक जगह पर आराम करने के लिए बोलकर किसी काम से हॉस्पिटल से बाहर जाता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि आई की डिलीवरी के बाद मेरे उसके साथ सभी कनेक्शंस टूट जाएंगे और फिर हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान हो जाएंगे। वह अपनी आइडल लाइफ में वापस लौट जाएगी और मैं अपनी डॉक्टर लाइफ में। पर इसके बावजूद मैं काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि यहाँ पर आई खुश है। अब वह इन सब चीजों के बारे में सोचता हुआ अपने रास्ते में सीधे जा रहा होता है। तभी पीछे से एक पर्सन उसे आवाज देते हुए बोलता है, मेरे दोस्त, क्या तुम आइडल आई के डॉक्टर हो। यह सुनकर सेंसे को काफी अजीब लगता है क्योंकि यहाँ पर किसी को भी आई के बारे में नहीं पता होता है, पर यह पर्सन आई के बारे में सब कुछ जानता है। जो सुनते ही सेंसे उस पर्सन से बोलता है, आखिर तुम हो कौन और तुम्हें आई के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है, क्या तुम एक स्टॉकर हो। तभी वह पर्सन जंगल की ओर भागने लगता है, जिसे देखते ही सेंसे उसका पीछा करता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि अगर मैंने आज इस पर्सन को यहाँ से जाने दिया तो यह पूरी दुनिया को आई के बारे में बता देगा, जिससे आई का करियर बर्बाद हो जाएगा। तो मुझे कुछ भी करके इसे रोकना होगा। अब सेंसे भागता हुआ एक क्लिफ पर आकर खड़ा हो जाता है और देखता है कि वहां से आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता है। तभी पीछे से वह स्टॉकर सेंसे को धक्का दे देता है और अब सेंसे काफी तेजी से उस क्लिफ से नीचे गिरता है। अब सेंसे की आंख खुलती है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। वहीं सेंसे का फोन रिंग कर रहा होता है और उसे उसकी आवाज सुनाई दे रही होती है, पर वह अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा होता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि सेंसे काफी ऊंचाई से नीचे गिरा होता है, जिस वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। और अब सेंसे को अपनी पुरानी सभी बातें याद आने लगती है। तभी वह स्टॉकर सेंसे के पास आते हुए बोलता है, अगर तुम यहाँ पर मर गए तो आई अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाएगी और मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। अब सेंसे सोचने लगता है, मेरी यह लाइफ सच में बहुत ही ज्यादा बोरिंग थी और मैं अपनी इस लाइफ में कोई भी मजेदार काम नहीं कर पाया। तो अब मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट लाइफ में मैं एक आइडल का बच्चा बनकर जन्म लूँ। और अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर सेंसे का फ्यूनरल मनाया जा रहा होता है, वहीं दूसरी ओर आई की सेफ डिलीवरी हो चुकी होती है। तभी सेंसे बोलता है, जब मेरी आंख खुली तो मैं भी खुद को देखकर हैरान हो गया था। तुम लोग क्या देख रहे हो, यह मैं ही हूँ। मेरा यहाँ पर पुनर्जन्म हुआ है और मैं यहाँ पर आइडल आई का बेटा बनकर जन्मा हूँ और मेरा नाम एक्वारिम है। मुझे पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट पर कभी भी यकीन नहीं था, पर यहाँ पर मेरा पुनर्जन्म हुआ है। पर एक बात अजीब है,
मुझे मेरे पिछले लाइफ की सभी बातें अच्छे से याद है, यहाँ तक कि मैंने जो डॉक्टरी की पढ़ाई की थी वह भी मुझे याद है। तो क्या पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट इसी तरह काम करता है? खैर जो भी हो, यहाँ पर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि अब मैं हमेशा अपनी फेवरेट आइडल के साथ रह सकता हूँ। तभी वहाँ पर उसे एक दूसरे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, और यह एक्वा की छोटी बहन रूबी है। अब एक्वा बोलता है, हम दोनों यहाँ पर जुड़वा है, पर पता नहीं क्यों इसे देखकर मुझे किसी की याद आती है। तभी वहाँ पर वह पर्सन आता है और आई से बोलता है, तुम्हारे परफॉर्मेंस का टाइम हो गया है। और यह पर्सन आई का मैनेजर साइटो होता है, जो आई को उसके परफॉर्मेंस में चलने के लिए बोलता है। और पिछले कई महीनों से आई ने अब तक एक भी परफॉर्मेंस नहीं किया है, जिस वजह से उसकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा कम हो गई है। और यहाँ पर कोई भी प्रोड्यूसर उसे लॉन्च करना नहीं चाहता था, पर उसने जैसे तैसे करके एक प्रोड्यूसर से उसके बारे में बात की है। तो आई के पास यह आखिरी मौका है, और अब वह आई को अपने प्लान के बारे में समझाता हुआ बोलता है, तुम मेरे साथ चलकर परफॉर्मेंस करोगी, और तब तक यहाँ पर रूबी और एक्वा का ख्याल मेरी वाइफ रखेगी। वहीं पर बगल में साइटो की वाइफ मियाको खड़ी होती है, जो साइटो के इस फैसले से खुश नहीं लग रही होती है। अब मियाको को देखते ही आई बोलती है, साइटो तुम्हारी वाइफ काफी ज्यादा यंग है, तो आखिर तुमने इसे कैसे फंसाया? साइटो बोलता है, हम इस बारे में बाद में कभी बात करेंगे। तभी आई बोलती है, तो क्या मैं अपने बच्चों को स्टूडियो में लेकर जा सकती हूँ? साइटो गुस्सा होते हुए बोलता है, अगर लोगों को पता चल गया कि यह तुम्हारे बच्चे हैं तो तुम अपने करियर के बारे में भूल जाओ। इसके बाद तुम्हें कोई भी काम नहीं देगा, और फिर तुम्हारे साथ साथ यहाँ पर मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा। जो सुनकर आई अपने बच्चों को मियाको के पास छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि आई अपने ग्रुप बी कोमोची के साथ परफॉर्म करने के लिए आई हुई होती है। दूसरी ओर एक्वा आई का परफॉर्मेंस देखने के लिए पहले ही टीवी ऑन करके बैठ चुका होता है। वहीं मियाको उन दोनों का ख्याल रखते रखते काफी ज्यादा थक चुकी होती है, जिस वजह से वह सो जाती है। अब वहाँ पर आई का परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाला होता है। वहीं पर डायरेक्टर, कैमरामैन और बाकी के सभी स्टाफ बी कोमोची टीम को देखकर बोल रही होती है, पिछले 1 साल से यह टीम कुछ नहीं कर पाई है, और यह एक सुपर फ्लॉप टीम है, तो इस बार भी यह कुछ नहीं कर पाएगी और हमारा पैसा यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। तभी आई वहाँ पर गाना गाना स्टार्ट करती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।